हम स्वागत करेंगे एक और पैनल का, सतीश ठाकुर, डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज मंच पर आइए। और डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आई स्पेशलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं आप, और इनसे बहुत बारीकी से बात करेंगे क्योंकि वाहन चालक के ऊपर पूरा दारोमदार होता है जब वो सड़क पर होता है, चाहे वो छोटा वाहन चालक हो चाहे वो बड़ा वाहन चालक हो, और उसको कितना फिट रहना है, जिस वाहन के साथ वो चल रहा है उसको कितना फिट रखना है, ये सब कुछ आज साझा किया जाएगा इस मंच पर। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा सतीश जी से। सर मैं आपके पास आऊंगी, बात करूंगी, और बहुत ज्यादा सवाल आपसे ही मेरे रहने वाले हैं इस बार। पहले तो सतीश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी हमारी, जब ये बोला जा रहा था कि बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चों को सुनना और उनको समझना क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्लीज बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस अच्छे डिस्कशन में हमको बुलाया। और जो दो शब्दों से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा बच्चों के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, कि सड़क सुरक्षा बराबर तप नहीं, असावधानी बराबर पाप, जिसके पास धैर्य है जीवन रक्षा हो अपने आप। तो जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है और वाहन चलाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और आपका प्रश्न है कि बच्चों के लिए है कि बच्चों सुनते नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे गाड़ियां दे रहे हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक कैसे काम करता है। कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर यातायात का दबाव काफी बढ़ते जा रहा है। तो जिस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है, तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं निश्चित रूप से बढ़ रही है। तो ट्रैफिक एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पैदल चलने वाला हो, दो पहिया चलाने वाला हो, भारी वाहन चलाने वाला हो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, उसको नियमों को जानकारी होना, ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। और ट्रैफिक है जो बच्चा जब शुरू में स्कूल में जाता है तो हम उसको ए फॉर एप्पल, बी से बॉल सिखाते हैं, किंतु अब समय के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन स्तर है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम लोग बच्चों को बताते हैं ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच और डी से ड्राइवर। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ई। और जो ट्रैफिक है वो पूरा ई पे काम करता है। जो 4 ई है ट्रैफिक के, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है और इमरजेंसी। ये चारों पिलर्स जो ट्रैफिक के हैं, ये पिलर्स सबसे मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से सरल, सुगम, सुव्यवस्थित जो यातायात व्यवस्था हमारा उद्देश्य है उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। और पहला ई होता है इंजीनियरिंग। सड़कें कैसी है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, फ्लाईओवर है। जितनी अच्छी सड़कें रहेगी उतना स्पीड ट्रैफिक रहेगा। और दूसरा ई आता है एजुकेशन। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, हरी कहती चलते जाओ चलते जाओ। तालियां, जोरदार तालियां। ये बच्चा जानता है किंतु पालन नहीं करते। इसका पालन करना बहुत जरूरी है। जो 3 प्रकार के संकेत हैं, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी सूचक। ये संकेत आप कहीं भी चले जाए, किसी भी देश में, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जापान, हर देश की भाषाएं अलग है, बोली अलग है, किंतु यातायात के संकेत है वो हर जगह सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। तो यातायात संकेतों का पालन जरूर करें। और तीसरा ई आता है इन्फोर्समेंट। जो ट्रैफिक पुलिस है, हम लोग जो नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, नशे की हालत में वाहन चलाएंगे, रॉन्ग साइड वाहन चलाएंगे, तो हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। और चौथा ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बहुत डिस्कशन अभी किए हैं, इमरजेंसी। हमारी 108 की गाड़ियां चलती है, हाईवे पेट्रोलिंग है, कभी भी दुर्घटनाएं होती है तो हमारी पेट्रोलिंग पहुंचती है, वहां पे लोगों को हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाती है, उसकी जान भी बचाते हैं। अभी 2024 में 98 से 99 लोग ऐसे थे जो सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए, उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाए। तो निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में है। तो दुर्घटना को रोकना और उसमें कमी लाना, ये हमारा उद्देश्य है। जो पेरेंट्स और बच्चे की बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को एजुकेट करना, एक अच्छा माहौल देना। और सबसे संस्कार जो बच्चों को घर से मिलता है वो निश्चित रूप से यदि आप बच्चों को बचपन से बताएंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो वो आने वाले फ्यूचर हैं
उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, पेरेंट्स को, पूरे समाज को, हमको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे जब गाड़ियां चलाएंगे तो निश्चित रूप से यातायात नियमों का पालन जरूर करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आने वाले भविष्य को वर्तमान में अनुशासित करना है। और बच्चे, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि बहुत शार्प माइंड होते हैं। एक बार अगर उनको किसी चीज की आदत लग जाती है तो उसको हमेशा फॉलो करते हैं। तो अच्छी चीजें पहली पाठशाला घर से ही शुरुआत होती है, पेरेंट्स से ही शुरुआत होती है। इसलिए अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करें इस चीज के लिए। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आपसे ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि वाहन ड्राइवर के माध्यम से चलाए जाते हैं सड़कों पर, और एक ड्राइवर का कितना स्वस्थ रहना जरूरी होता है ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर सड़क पर सुरक्षित रहना है तो ड्राइवर्स अगर वो व्यवस्थित है, तो मान लीजिए कि सड़क जो दुर्घटनाएं हैं, जो रोड क्रैशेस होते हैं, बहुत तेजी से उसमें कमी आएगी। मेरा मानना है कि अगर सभी लोग एक बेहतर माइंड के साथ, स्वस्थ माइंड के साथ सड़क पर उतरेंगे तो ऐसे हादसे कम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। माइक। क्योंकि बहुत सारे जो मामले आते हैं हम लोगों के सामने भी, उसमें बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि उनको दिखता कैसा है। क्योंकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूं और मैं देखा हूं कि जो बहुत सारे इवन कॉमर्शियल ड्राइवर भी होते हैं टैक्सियों के, वो भी कई बार आंख दिखाने आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको तो ऊपर की लाइन भी पढ़ने में नहीं आ रही है, और उनको ये भी नहीं पता है कि उनको कितना दिखना चाहिए। तो जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हैं, घरेलू ड्राइवर हों, हमारे घर के बच्चे हैं और हम खुद हों, हमारा जो नेत्र परीक्षण होना चाहिए, नेत्र परीक्षण से हमको पता चलता है कि हमको कितना दिखता है और हमको कितना नहीं दिखता है। दूसरी बात है, एक और बात जो होती है, जो ट्रैफिक सिग्नल की आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारे लोगों में जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको जो टोटल कलर ब्लाइंड होता है, उनको ये समझ में नहीं आता संकेतक में कि उनको ये लाल में रुकना या ग्रीन में दिखता है। तो जो आई चेकअप जो आजकल होता है, जो आरटीओ के माध्यम से भी होता है, तो ये बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पूछते हैं, वो बिना पेशेंट लेके आ जाते हैं, बोलते हैं इसमें आप साइन कर दो, इनका हमको लाइसेंस बनाना है, तो इसमें हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका एक परीक्षण होना चाहिए। मैं तो पुलिस के ड्राइवरों का कई साल तक लगातार स्वास्थ्य परीक्षण भी करता रहा हूं और उनका नेत्र परीक्षण भी करता रहा हूं। जितने भी गाड़ियों के ड्राइवर आते थे और हमारे से आंख की जांच कराते थे, और नियमित रूप से होता था, उनका एक बकायदा रजिस्टर आता था मेरे पास में, उस रजिस्टर में हम लोग साइन करते थे। ये काफी साल तक चला है। तो यह जो है, ये सभी विभागों में लागू होना चाहिए। क्योंकि जितने प्राइवेट ट्रेवल्स के ड्राइवर होते हैं, कई बार उनको नहीं दिखाई देता है और वो उनको ऐसा लगता है कि सामने की जो गाड़ी जा रही है उसी के भरोसे वो चलते हैं। सामने की गाड़ी रुक गई तो वो रुक जाते हैं, सामने की गाड़ी अगर चल रही है तो वो चलते हैं। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है इस मामले में। दूसरी बात है कि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो आपने देखा है कि कई बार ड्राइवर को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया है, कई बार ड्राइवर की शुगर कम हो गई है, कई बार डॉक्टर को सुनाई नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के आंख के साथ में कान की जांच भी होना चाहिए कि उनको पीछे से जो हॉर्न है वो सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उनका जो ब्लड प्रेशर की जांच कभी हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो लंबी दूरी पर जाते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं, उनको गाड़ी रोकने को बोलोगे तो भी उनको गुस्सा आता है। वास्तव में उनका जो स्वास्थ्य की जांच होना चाहिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि हम जो हेलमेट पहनते हैं या हम जो यातायात के नियमों का पालन करते हैं, सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, अपने परहेज के लिए नहीं करते। हमको ऐसा लगता है हम हेलमेट लगाएंगे तो जुर्माना नहीं होगा, जबकि जुर्माने से ज्यादा जरूरी है कि आपका खुद ठीक रहना जरूरी है। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आप खुद के काम आएंगे, अपने परिवार के काम आते हैं, अपने परिवार के काम आते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो छोटे बच्चों को गाड़ियां देते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि उस बच्चे को दिखता है कि नहीं दिखता है। क्योंकि आमतौर पर जो हम बच्चों का परीक्षण करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे को जो है वो जब थोड़ी सी बड़ी कक्षा में जाता है तभी उसको पता चलता है कि उसको दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा आगे की सीटें बैठते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, उनके माता पिता को पता नहीं होता है कि इस बच्चे को कम दिखता है कि नहीं दिखता है। और यह जानकारी कई बार उनको बाद में पता चलती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, रोटेशन में पीछे की सीटें बैठता है, तब पता चलता है कि इस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, इसको स्कूल में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वह बच्चा जो है वो कई साल से वो सड़क में स्कूटी चलाता रहता है, जिसमें उसको भी नहीं पता है, घर वालों को भी नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई बार हमने सुना ही है। दूसरी जो एक, जैसा कि आपने कहा, जो ग्लैमर होता है, हीरो बनने का जो ग्लैमर होता है, जैसा आपने कहा, उनको लगता है हम बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा शहर में, उसके वीडियो बनाएंगे। सोशल मीडिया भी है कि इसका जो बहुत दुरुपयोग हुआ है। जो रील्स बनाते हैं, स्पीड में रील बनाते बनाते वो सड़क से टकरा जाते हैं, गाड़ियों से टकरा जाते हैं अपने जी। तो यह जो सोशल मीडिया का जो जमाना है आजकल, जो ये और खासतौर पर जो रील्स का क्रेज है, जी, ये बहुत जानलेवा होता जा रहा है। और बहुत सारी दुर्घटनाएं इसके कारण भी हो रही हैं।
हैं लगातार लोग बहुत अच्छी बाइक पे जाते हैं, स्पीड से चलते हैं, पीछे बैठ करके वो कैमरा पकड़ के बैठा है, रील बना रहा है या वो खुद रील बना रहे हैं। तीसरा जो आप लोगों का कहना है कि लोगों को जब वाहन चलाते हैं उनके मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही सही बात है, उचित बात है, क्योंकि कई लोगों की बिल्कुल गर्दन टेढ़ी रहती है, उनको एक तरफ का दिखता है, उनको दूसरी तरफ से कोई बाजू से आता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति अगर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करता है उस पर सख्त जुर्माना होना चाहिए और उसके पेरेंट्स के सामने बुलाकर समझाइश भी होना चाहिए, उनको सिर्फ जुर्माना दे के छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सतीश ठाकुर जी, सोशल मीडिया पर कैसी नजर है, किस तरीके से नजर रखी जा रही है? क्योंकि हमने तो देखा है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से ज्यादा दिखा है, जैसे ही कोई रील अपडेट होती है, अपलोड होती है सोशल मीडिया पर, वायरल होती है और उसके बाद जो उस गाड़ी को चला रहा होता है वो भी बहुत वायरल हो जाता है पुलिस टीम के साथ खड़ा होकर। हाँ, निश्चित रूप से जो आज यूथ हैं वो सोशल मीडिया का बहुत उपयोग कर रहे हैं कि रील्स बनाते हैं और रील लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि स्टंट करते हुए रील बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे रील्स पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमारा एक सोशल मीडिया का सेल बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे कोई स्टंट करते हुए तो हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है कि ITMS कैमरे भी लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें यदि कोई व्यक्ति स्टंट कर रहा है तो उस गाड़ी के नंबर के आधार पर हमारे पास एक कैमरा है, ANPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। उस नंबर के आधार पे हम लोग उसका डिटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका फाइन करते हैं और उसी के माध्यम से उसी के जो सोशल मीडिया में उसने जो रील बना के डाला है उसी में डालते हैं कि इस प्रकार का जो स्टंट है वो बहुत करना गलत है और इससे एक अलग गलत मैसेज जाता है और ये सुरक्षा के लिए और दूसरे की सुरक्षा के लिए इसमें खतरा है। तो कभी भी इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में गलत मैसेज देते हैं स्टंट करने वाला, वो कभी ना करें, ये दुर्घटना का कारण बनता है और इससे आपकी नुकसान भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान। तो याद रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिस की बाकायदा पैनी नजर है, सड़कों पर तो है ही लेकिन आपके अकाउंट पर भी रहेगी नेक्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं तो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हम लोग उसको प्रोत्साहित भी करते हैं कि कोई बच्चा है, यूथ है जो स्कूलों में जाके या फिर ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा है, किसी मदद कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करते हैं। और जो गलत काम करता है तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए गलत मैसेज दे रहा है तो हम उसको बुलाते हैं, उसको भी समझाइश देते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है सबके लिए है, उस रूल्स का पालन करें, आप हेलमेट पहने, स्टंट ना करें। और यदि वो बार बार बताने के बावजूद भी नहीं सीखता है तो हम उसका फाइन भी करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसमें उसका लाइसेंस निलंबन भी करते हैं, यदि वो स्पीड में गाड़ियां चला रहा है, रॉन्ग साइड चला रहा है, मोबाइल से बात करते हुए चला रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, तो ऐसे वायलेशन का हम लोग इसका लाइसेंस भी निलंबन करते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचें कि अगर आपने कवर करके रखा है पूरा फेस तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। ट्रैफिक पुलिस बहुत तेज हो चुकी है, बहुत शार्प हो चुकी है, हेलमेट के अंदर से भी पहचान लिया जाएगा आपको कि आप कौन हैं। और कुछ सवाल भी लेंगे, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप जो सवाल करना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ उठाएं और सवाल करें। प्लीज माइक उन तक पहुंचाइएगा, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से आए हैं और आपका सवाल। ये सवाल सुनने का सबसे ज्यादा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके मन में क्या है वो भी जान लेते हैं। जी, मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है, मैं रायपुर से ही आया हूं। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिग्नल्स को लेके। अभी भी मैं आ रहा था सुबह, एक बहुत अच्छी चीज हुई, ये राम मंदिर के पास के सिग्नल में नंबरिंग आने लगी, तो मैंने दूर से ही देख लिया कि हाँ वहां पे 40 दिखा रहा है तो मैं अपनी स्पीड प्रॉपर रख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉस करके आगे तेली बांधा वाले दोनों सिग्नल पे गया ना, नंबरिंग गायब है। मैं दूर से, मतलब एक होता है ना कॉमन सेंस की, कैच करना है मुझे अपनी स्पीड कितनी रखनी है, पीछे वालों को कितना जज करना है, वो हो नहीं पाता। अब नंबर नहीं रहते, समझ में नहीं आता कि सिग्नल येलो होने वाला है या नहीं होने वाला है। मेरे पास मेरे ऐसे चालान भी है जो येलो की वजह से समझ नहीं आया, मैं गाड़ी आगे डाल दी, लंबे मतलब रूट थे, उस बीच में कैमरे में कैच हो गया और चालान आ गए। और इससे बड़ी प्रॉब्लम सर, बारिश के दिन सिग्नल बंद हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। और दूसरी प्रॉब्लम सर, ये बीच बीच में अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो बने ही रहने दीजिए ना, लोगों को जब तक मिलते हैं ना रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे वो तेलीबांधा के पास ओवरब्रिज के पहले एक कट कर दिया गया है, बाद में एक कट कर दिया गया है। जिसको जरूरत होगी कार वाले को, बाइक वाले को, पूरा सिग्नल जाएगा, कोई यहाँ पे मंत्री नेता नहीं है, जाएगा घूम के ओवरब्रिज चढ़ेगा। बीच बीच में कट्स होते हैं सर, बाइकर्स यूं करके निकल जाते हैं, क्योंकि रश ड्राइविंग को कैच करना तो मेरे को नहीं लग रहा है कुछ खास हुआ होगा।
मेरा ये थोड़ा सा ब्लेम की तरह का है डाउट, प्लीज क्लियर करेंगे आप। सतीश जी, ये इनकी अंदर की पीड़ा भी है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे चालान आ चुके हैं, जैसा कि इन्होंने बोला कि मेरे बहुत चालान कट चुके हैं, इसलिए सवाल बहुत गहरे हैं इनके। निश्चित रूप से सवाल बनता भी है। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि टाइमिंग का, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारा जो रायपुर शहर है वो स्मार्ट सिटी है और पूरे शहर में ITMS के कैमरे लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं जो चौक चौराहों में ATCS मोड में लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यदि एक तरफ का ट्रैफिक नहीं है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे डायरेक्शन में ग्रीन करता है, उस तरफ का ट्रैफिक यदि खत्म हो जाता है तो तीसरे डायरेक्शन में ग्रीन करता है। वो फिक्स टाइमिंग वाले जो सिग्नल पहले लगते थे वो फिक्स टाइमिंग रहते थे। यदि उस समय पीक आवर में जहां ट्रैफिक का दबाव है तो उतना टाइमिंग रहेगा, जब दबाव नहीं है तो भी उतना ही टाइमिंग दिखाता था। तो अभी स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वो VAC मोड में चलते हैं, व्हीकल ऑटोमेटिक कंट्रोल, यानी व्हीकल को देखता है कैमरा, उसके अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसलिए टाइमिंग नहीं दिखाता है। और दूसरा आपका सवाल है कि बरसात में जब सिग्नल खराब हो जाते हैं, किंतु ये सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कभी कभी खराब होती है, कुछ हम लोग उसको चेंज भी करते रहते हैं जहां समय के अनुसार। अभी आप लोग देखे होंगे शंकर नगर ब्रिज के नीचे जो सिग्नल लगा हुआ था वो सिंपल सिग्नल था, उसमें टाइमर आता था, किंतु हम लोग उसमें ATCS मोड वाला सिग्नल लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक आसानी से कंट्रोल हो सके। तो समय के अनुसार, यातायात दबाव के अनुसार, ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं और उसी अनुसार अपनी कार्य योजना भी बनाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल को चेंज भी करते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका जो तेली बांधा से लेकर जो 2 कटिंग है, वो हम लोग ने भी प्रयास किया, हर प्रकार का प्रयास हम लोग करते हैं कि लोगों को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था देने में हम लोग सफल हो पाए। उसके लिए प्रयोग भी करते हैं, कभी प्रयोग सफल होता है, कभी सफल नहीं हो पाता है, किंतु हम लोग प्रयास जरूर करते हैं। 2 कटिंग इसलिए दिया गया है, यदि उस कटिंग को नहीं खोला जाएगा तो जो खमाड़ी तरफ जाने वाला ट्रैफिक, उसमें दबाव इतना है, वो कटिंग के कारण वो तेली बांधा चौक में दबाव कम होता है, इसलिए उस कटिंग को खोला गया है, इसलिए किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और भी कोई सवाल प्लीज? जी, एक बार कोई सवाल कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग को भी मौका मिलना चाहिए। जी, सवाल करिए। सर, मेरा सवाल स्कूल बस फिटनेस को लेके था। लगातार यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, जो एक अच्छी पहल है, लेकिन कोई स्कूल ऐसे थे जो फिटनेस बस उनकी अच्छी नहीं थी। उसमें सर छोटा मोटा चालान होके उनका मतलब उन नियमों का उन लोग ध्यान नहीं देते। तो इसमें कड़ाई से नियम पालन कराना चाहिए ताकि जो फिटनेस बस नहीं है, बच्चों की जो जान को खतरा, उसको लेके आगे यातायात पुलिस क्या करना चाहेगी, वो मैं जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम बच्चों की सुरक्षा हमारी भी बहुत पहली प्राथमिकता है और बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुंचे, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। यदि कोई स्कूल बस है तो उसमें जो गाइडलाइन का पालन करना, जैसे उसका बस का कलर पीला होना चाहिए, जालियां लगा होना चाहिए, फायर इंस्टिट्यूशन होना चाहिए, CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, बहुत सारे इसमें गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन लगातार करते हैं। और हमारा जो कैंप चलता है, जब स्कूल खुलता है उस समय हम लोग पूरी बसों को चेक करते हैं, जो कमियां हैं उसमें उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, और जो कमियां रहती है, जो वायलेशन करता है, उसका लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। कमियां है तो उसका फाइन भी करते हैं और लगातार हम लोग स्कूलों में जाके पूरे जो ड्राइवर्स हैं उनके भी क्लास लेते हैं, जो वाहन प्रभारी है उनका भी क्लास लेते हैं, और हर 3 महीने 6 महीने में ये अभियान हमारा चलता है। और प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है, स्कूल प्रबंधन की, वो जो स्कूल बसें हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करें, उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। और ट्रैफिक पुलिस और स्कूल प्रबंधन निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। जी जी, मैं सिर्फ संजय आपटे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे अच्छे परिचित है, बहुत सोशल काम है, खासकर अंध श्रद्धा क्या निर्मूलन में काम करते हैं। रिगार्डिंग ट्रैफिक, एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं। मेरा मोबाइल हमेशा स्कूटर या मेरी बाइक है, बाइक की डिक्की में रहता है। आई डोंट कीप इट इन माई पॉकेट। द रीजन इज दैट जब भी मेरे को फोन आएगा तो बाइक में बजते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, किसी का भी फोन आया और उठा लिया करके। तो मैं जब जहां सेफ जगह रहेगी, जब वहां पे गाड़ी पार्क कर सकता हूं या मेरे ऑफिस में जब जाता हूं तब मैं उठाता हूं। उसमें एडवांटेज यह है कि आपको टेम्पटेशन नहीं होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग मोबाइल में घंटी बजते ऐसा उठा लेते हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी कॉल आया हो। तो मेरी सुझाव यह है कि जितने भी लोग ऐसे मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल तो यूज करना ही है, ये हमारा जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है, एसेंशियल है, लेकिन ये जो चलते इसमें जो मोबाइल
बात करते हैं, जैसा कि सर ने कहा टेढ़ी मुंडी करके, वो खतरनाक होते हैं पीछे वालों के लिए, खुद के लिए तो होते हैं। मैंने एक दो लोगों को बोला भी, एक बार सिटी कोतवाली से मैं आ रहा था टुवर्ड्स सुराना भवन, वो जहां पे वो बैजनाथ पारा, मगर मेरी मिसेस थी, एक लड़का कंटिन्यूअस मोबाइल पे राइट लेफ्ट कर रहा था। जब मैंने उसको बिल्कुल, टैग यानी किया कि भाई कुल खड़े रहे, मिलाकर ये है वो कि बोला कि मैं पहले डोकरे को निपटाता हूं, बाद में तेरे से बात करता हूं। सड़क मतलब पर इतनी चलते बेशर्मी हुए हो गई, इतनी मोबाइल बेशर्मी का है। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल देखा नहीं। जाता है कि लोग हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं चलते समय। thank you। और ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि फोर व्हीलर में भी कॉल कनेक्ट कर लेते हैं फोर व्हीलर से, दिमाग पूरा वहां रहता है, गाड़ी सामने चला रहे थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी होगा? कुछ एक्सीडेंट तो लोगों के वीडियो देखते हुए हैं, कार में जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, जाकर के गिर गया या टकरा गया, तो ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस की कमी है, या समझिए ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है कि नहीं मैं गाड़ी भी चला लूंगा, पिक्चर भी देख लूंगा, सामने का वीडियो आ रहा है स्क्रीन मूवी देख लूंगा। तो इस प्रकार की लापरवाही लोगों को नहीं करना चाहिए उसमें। जी सर, कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे थे। देखा जाता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता है वाहन चलाते, जैसा आप भी बोल रहे थे, भारी चश्मा लगता है फिर भी वाहन चलाते हैं। स्कूलों की जो बसें हैं, जो स्कूलों के जो वाहन हैं, उनमें ड्राइवर्स को अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी के चलते जो रोड क्रैशेस होते हैं उनमें पाया जाता है शामिल, कि उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है बच्चों की। उसके बावजूद वो होते व्यवस्थित नहीं होते सड़क में जब वाहन चलाते हैं जितना उनको होना चाहिए। तो स्कूल के लिए कोई गाइडलाइंस या फिर क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए जब एक ड्राइवर को वहां पर अपॉइंट किया जाए? तो नहीं, इसमें स्कूल हो चाहे या जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर लोग हैं जो काम करते हैं गाड़ी चलाने का, तो उनको एक ही ये भी समझिए कि हर जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पुलिस की नहीं है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है वही कि वो अपने वाहन चालकों को जब उनको अपॉइंट करते हैं उस समय देखें, इनका पूरा चेकअप कराएं, उसके बाद ही उनको रखें उस नौकरी पर। साथ ही ये उसका परीक्षण उसका नियमित रूप से हो कि वो नशा तो नहीं करता है, वो नशे की हालत में तो नहीं चलाता है गाड़ी, या उसको और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसको सुनाई पड़ता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमको हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा, हमको दिखाई नहीं पड़ा, तो उनको और क्या क्या जो समस्या है उनके एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो थोड़ा सा अभी के परिवेश से बहुत कठिन काम जरूर है, लेकिन अगर एक बार शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल, क्योंकि लोग पीएससी के एग्जाम में पूरा टेस्ट कराते हैं, मेडिकल चेकअप होता है उनका, तो प्राइवेट गाड़ियों में क्यों नहीं होना चाहिए? उनके जो स्कूल के ड्राइवर हैं या अलग अलग संस्थानों के जो ड्राइवर हैं उनका चेकअप होना चाहिए, उनका नियमित रूप से फॉलोअप भी होना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल है, जो टूरिस्ट गाड़ियां होती है, लंबी दूरी तय करते ड्राइवर और एक ही ड्राइवर के भरोसे में पूरी यात्रा हो जाती है, कितने घंटे गाड़ी चला सकता है एक ड्राइवर? कितना उसको रेस्ट की जरूरत है, कितनी उसको नींद की जरूरत है? ये देखिए, सामान्य तौर पे 3-4 घंटे के बाद में हमको थकान लगने लगती है। हम कोई भी चाहे पिक्चर भी देखें तो लोगों का सिर दर्द होने लगता है, 3 घंटे के बाद उनको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें जबकि आप सिर्फ बैठे हुए हैं सिनेमा हॉल में, गाड़ी चलाते समय तो आपको सामने की सड़क भी देखना है, अपने आजू बाजू वालों को भी देखना है और सड़क भी देखते हुए चलना है। तो उसमें अगर 2.5-3 घंटे अगर कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसको ब्रेक लेना चाहिए। और कई बार लोग ओवरनाइट जो गाड़ी चलाते हैं, इस कॉन्फिडेंस में रहते नहीं मैं तो रात भर चला लेता हूँ, मेरी आदत है चलाने की, वो भी गलत है। क्योंकि सवेरे का जो समय होता है, कई बार रात का 2 बजे का समय होता है, बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं उसी समय होते हैं, एकदम अर्ली उसमें होते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे। तो उस समय अगर वाहन चालक गाड़ी चला रहा है जो लगातार चलाता रहा तो निश्चित रूप से वो थका हुआ है और उसको आराम मिलना चाहिए, और 2-2.5 घंटे के बाद में उनको चेंज भी करना चाहिए। जी। और ऐसे ड्राइवर होना चाहिए जो सक्षम हो, मतलब किसी भी इस प्रकार की परिस्थिति से वो मुकाबला कर सके। सर, ये भी बताइए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को और सभी दर्शकों को कि जो किसी भी दुर्घटना के बाद जो कहते हैं ना कि उसके लिए जो व्यक्ति उसमें जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, उसके लिए वो गोल्डन आवर्स होते हैं, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि मेडिकल के अभाव में ज्यादातर जानें चली जाती हैं, अगर वक्त पर तुरंत इलाज मुहैया हो जाए तो शायद जान बच जाए। ये देखिए, कई बार शरीर के बहुत नाजुक अंग होते हैं जिसमें अगर चोट लग जाती है तो उसमें बाहरी तौर पे आपको नहीं पता चलता कि उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है। तो जो आंतरिक रूप से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो दिमाग में हो रही हो, चाहे किसी बड़ी नस में हो रही हो, वो धीरे धीरे जो ब्लड वहां से एक बार निकलना शुरू होता है, उससे आपके मस्तिष्क में बहुत बड़ा खून का धब्बा बन जाएगा, जिससे आपकी बाकी नसें इन्वॉल्व होंगी, लोगों को सुनाई देना, बेहोश हो जाएगा, उसको वोमिटिंग होती है, सिर दर्द होता है। जो बाहरी तौर पर आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बीमार हो जाता है और वह इस लायक नहीं रहता है कि वो खुद चल सके, गाड़ी चला सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सीडेंट के बाद भी वो कुछ दिन बाद
बोलते हैं मेरे को सिर दर्द हो रहा है, जब बाद में उनकी जांच होती है तब पता चलता है कि उनको स्कल में कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर है या कोई अंदर में हेमेटोमा है या ब्लड क्लॉट जमा हुआ है, तो उनकी जांच होना चाहिए। और जो कम समय में अगर उनका इलाज हो जाता है, कम समय में उनकी जांच हो जाती है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है और वो समाज के लायक होते हैं। नहीं तो देखिए उसमें अभी जो आंकड़े अभी बताए गए कि 7.5 लाख मौतें जो है 5 साल में हुई है या 4.5 लाख एक्सीडेंट हर साल हो रहे हैं, ये इतना बड़ा एक आंकड़ा है जो किसी भी मतलब हमले या युद्ध से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है कि लोग सड़क पे दम तोड़ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों को भी खुद को समझदारी की आवश्यकता है कि वो इतनी ज्यादा तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, अपने बच्चों को लापरवाही से ना चलाने दें, जो लोग शराब का नशा करते हैं उस कंडीशन में गाड़ी ना चलाएं। तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, सीट बेल्ट की बात होती है, सीट बेल्ट के लिए चालान होता है, लोग थोड़े समय के लिए बेल्ट लगाते हैं, बाद में फिर नहीं लगाते हैं। मेरे एक मित्र हैं हड्डी के डॉक्टर, उनका एक्सीडेंट हुआ सीट बेल्ट के कारण, अभी तक बीमार है 6 महीने से। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हम देख रहे हैं, लोग बीमार होते हैं, जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आदमी कई बार ऐसा होता है कि जब खुद पे अनुभव से सीखना चाहता है, दूसरे के अनुभव से नहीं सीखना चाहता। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। लोगों को खुद के अनुभव की बजाय आसपास की जो घटनाएं हैं उनको देख करके समझने और सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस बार इस अभियान की जो टैगलाइन है वो है परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप जोड़ के देख लीजिए। सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मदद कर रहे हैं, समय पर उनको इलाज मिल रहा है, लोगों की जान बच जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। एक बार आप सभी भी बोलिए, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर से अगर कोई सवाल करना चाहे, किसी के जहन में कोई भी सवाल हो, प्लीज माइक पहुंचाइएगा उनके मैं पास। कर रहा हूं सवाल जी। सबसे पहले मिश्रा जी का स्वागत सड़क सुरक्षा अभियान में, और दूसरा ठाकुर साहब का। मैं रामसागर पारा में रहता हूं, पिछले 7 साल से मैग्नोमाल के पीछे रह रहा हूं, सिग्नेचर होम में। रामसागर पारा में पूरा ट्रैफिक था, उसको छोड़ के यहाँ पे मैं आया हूं रहने के लिए सिग्नेचर होम में। यहाँ की भी वही स्थिति है। उसके पूर्व में सबसे पहले ठाकुर साहब को ये बधाई दूंगा कि ठाकुर साहब ने जो ऑटो रिक्शा का बैन किया है, जय स्तंभ चौक, शारदा चौक और सदर बाजार, उससे कम से कम आज ये है कि आसानी से लोग क्रय विक्रय कर सकते हैं। जिसको बाजार जाना होता है आसानी से कार में, स्कूटर में। इसके लिए मैं सबसे पहले ठाकुर साहब को बधाई देता हूं कि ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। शहर के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, सुंदर निर्णय है। और दूसरी तरफ मैं प्रकाश ये डालना चाहता हूं सर कि वीआईपी चौक के आसपास जो ट्रैफिक रहता है, इसको भी आप नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरा मेरा पॉइंट ये, मीनाचा पेट्रोल पंप के सामने पिछले 2 साल पहले कलेक्टर साहब के द्वारा कहा गया था ये सर्विस रोड को आगे खोल देंगे। वो बैरियर जो लगा है उसको अगर खोल देते तो एक मूवमेंट होता, पब्लिक यहां सामने से निकल जाती। जो वहां जो आप लोगों ने लगा रखा है थाने के समीप में, ये मीनाचा पेट्रोल पंप के सामने जो स्ट्रेट रोड जाती है, वो पिलर, उस पिलर को हटा देते तो कम से कम मूवमेंट हो जाता और थोड़ी ट्रैफिक यहां से डाइवर्ट हो जाती। यही मेरा 2-3 सवाल है और शहर की आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सवाल क्या है? ये तो आपकी शिकायतें हैं एक तरीके से देखें। सवाल समझ शिकायतें हैं, इसका निराकरण हो जाए। वीआईपी चौक के आसपास जो ट्रैफिक है, क्योंकि शहर पूरी एंट्री यहीं से रहता है ना, तो अव्यवस्था होती है। और मैं बधाई भी आपको देती हूँ, शहर को आपने अंदर जो किया बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब किसी के मन में अगर सवाल है रूल्स को लेकर या सड़क दुर्घटनाओं के दौरान किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, या इस दौरान क्या क्या आपने खुद ऐसा कुछ महसूस किया हो कभी भी कि आपको किसी झमेले में नहीं पड़ना है, थानों के चक्कर नहीं काटने, या कोई भी सवाल प्लीज। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि लोग अक्सर हेल्थ की बात, तो फिट की बात, जैसे कि सर ने कहा, गाड़ी का भी फिट रहना उतना ही जरूरी होता है। तो स्पेशली अगर मैं पर्सपेक्टिव इतना डाइवर्ट करके 2 व्हीलर्स के इंश्योरेंस पे लेके जाएं, तो सर इंश्योरेंस का बहुत लोगों को पता नहीं है होता क्या है, एड ऑन क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। तो सर अगर इस पे अगर अपन फोकस करके देखें तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, और सर लोग रिन्यू भी नहीं करवा पाते हैं इसको कुछ रीजन वजह से। तो आपका इसमें क्या टेक है सर? हाँ निशुल्क जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और लगातार हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस, आप 2 पहिया हो, 4 पहिया गाड़ियां हो, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और इंश्योरेंस को अपडेट कराना बहुत जरूरी है। यदि इंश्योरेंस खत्म हो रहा है उसके पहले 1 सप्ताह पहले उसको नया रिन्यू करा लें। और अधिकांश देखने में यह रहा है कि जो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं वो उसका नुकसान तब होता है जब एक्सीडेंट होता है।
और पूरा क्लेम उस व्यक्ति को भरना पड़ता है क्योंकि वो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपील है कि आप यदि गाड़ियां लिए हैं तो उसको समय पर इंश्योरेंस जरूर कराएं, चाहे उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराएं चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं, परंतु इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है। और लगातार हम लोग जब इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं तो इसमें देखने में आता है कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस है, विदाउट इंश्योरेंस की गाड़ियां चला रहे हैं। तो हम लोग उसको, तो हमारा उद्देश्य फाइन करना कभी नहीं रहता है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग जागरूक हों, लोग नियमों का पालन करें और सड़क में होने वाली दुर्घटनाएं उसमें कमी आए। इस उद्देश्य को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग नियमों का पालन भी आने वाले समय में और अच्छे से करेंगे और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बड़े शहरों में तो होता है कि 15 साल के बाद जो 4 व्हीलर होती है उसे आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में देखा जाता है कि बिल्कुल कबाड़ गाड़ी हो चुकी है, फिर भी उसको चुस्त दुरुस्त कराकर चलाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है जो एक बहुत बड़ी लापरवाही खुद लोग करते हैं। तो अपने वाहनों को फिट रखिए और समय पर आप उसको डिस्कार्ड करके दूसरा वाहन खरीदिए अगर आपको इतनी जरूरत है तो। और ये मंच आप सभी की सुरक्षा, आप सभी की परवाह के लिए है। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर और आने के लिए। तो देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह, परवाह करेंगे, बोलिएगा एक बार तेजी से, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर सवाल भी हमने सबसे लिए और सवालों के माध्यम से लोगों के अंदर की जिज्ञासा, उत्सुकता भी मालूम चली और एक ये चीज भी मालूम चली कि जिनके चालान करते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। और चालान एक सबसे बड़ा डर है लोगों के अंदर कि अगर चालान कट जाएगा तो क्या होगा, लेकिन चालान का डर मत रखिए। आप लोग इस चीज का भी डर रखिए कि अगर जान चली गई तो पेरेंट्स का क्या होगा, या फिर जो आपके भरोसे जीवन जी रहे हैं उनका क्या होगा, जो आपसे छोटे हैं उनका क्या होगा। और इसलिए आज इस मंच पर आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद है। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आप जुड़े और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यहाँ पर सारी बातें आपने इतने पेशेंस के साथ सुनी हैं। और इस अभियान के तहत हमारी एक बार फिर से कोशिश रहने वाली है बच्चों को एजुकेट करने की, बच्चों को आगे चलकर अनुशासन में रहने की, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बोला बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो आज सभी लोग ये प्रण ले लें कि अपने घर के सभी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। करेंगे कि नहीं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सड़क पर जाते वक्त अगर कोई हादसा होता है तो आप उनकी मदद करेंगे। करेंगे? बिल्कुल। और जो गोल्डन आवर्स की बात करने की, इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि जो इसके लिए तैयार हो सकता है, किसी की मदद कर सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, तो प्लीज आप आगे बढ़ें, लोगों की जान बचाएं। और ये जो वातावरण अपने आसपास आप बनाएंगे, 4 लोग देखेंगे, सीखेंगे और हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग मदद करेंगे। इसीलिए कहते हैं परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर और अपने विचार साझा करने के लिए।